नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते हैं रुख, जहां दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है। बड़ी जानकारी है कि 400 पार पहुंचने के बाद ये फैसला लिया गया है। गंभीर श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता, पूरे शहर में हालात बेहद खराब। तो दिल्ली एनसीआर की स्थिति बेहद खराब है प्रदूषण के नाम पर। लगातार जो आंकड़े हैं वो देखने को मिल रहे हैं, 400 पार के आंकड़े। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं है कि पिछले कई दिनों के बाद ये आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। लगातार ये आंकड़े बने हुए हैं कई इलाकों में 400 पार के, यानी वायु गुणवत्ता बेहद खराब है। हालांकि ग्रैब 3 हटा दिया गया था बीच में, जिसे एक बार फिर से लागू किया गया है। ग्रैब 4 अब नहीं है, ग्रैब 3 में ही ग्रैब 4 को भी ऐड ऑन किया गया है। जो ग्रैब 4 की पाबंदियां थी वो ग्रैब 3 में ही लागू कर दिया गया है, जिसके बाद से लगातार अब ग्रैब 3 दिल्ली एनसीआर में लागू है, यानी बहुत सी चीज़ों पर प्रतिबंध रहेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। अब इस ग्रैब के नियम लागू होने के बाद देखने वाली बात होगी कि दिल्ली एनसीआर पर इसका कितना फर्क, कितना असर पड़ता नजर आएगा, क्योंकि स्थिति अभी बेहद खराब है। दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत ही ज्यादा गंभीर श्रेणी में है। लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में होने की वजह से सांसों की दिक्कत, अस्पतालों में जो ज्यादा से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं वो सांसों की समस्याएं वाले पहुंच रहे हैं। बच्चे और बुजुर्गों को खासा दिक्कतें इससे होती नजर आ रही है। जहां AQI 400 पार होने की वजह से स्थिति और भी ज्यादा खराब है। आज भी पूरे शहर में धुंध ही धुंध। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कंचन अरोरा फोन लाइन पर हमारे साथ बनी हुई हैं। कंचन, क्या कुछ जानकारी? ग्रैब 3 के नियम लागू हो गए हैं, तो क्या किस किस चीजों पर पाबंदी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली की आबो हवा खराब श्रेणी में लगातार बरकरार है और ऐसे में सबसे पहले ग्रैब 1, फिर ग्रैब 2 और अब ग्रैब 3 को दिल्ली में लागू कर दिया गया। अगर पाबंदियों का जिक्र कर लिया जाए तो BS4 वाले इंजन जो है, जिन वाहनों में BS4 इंजन लगे हुए हैं उन वाहनों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। खुले में आग जलाने में पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया और सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की अब इजाजत यहाँ पे दी गई है। उसी के साथ जो कर्मचारी हैं वो 50% ही ऑफिस के अंदर आएंगे और 50% कर्मचारी जो हैं वो घर पे रह के अपने काम को करेंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजों को यहाँ पे ऑनलाइन कर दिया गया है। अभी हालांकि ग्रैब 3 को लागू किया गया, लेकिन अगर बढ़ते प्रदूषण पर रोक नहीं लगेगी तो आने वाले दिनों में जो प्राइमरी सेक्शन के स्कूल हैं उनको भी ऑनलाइन करने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। और ऐसे में सख्त हिदायत दी गई है कि अगर कहीं पर खुले में आग जलाई जाती है या फिर लोग खुले में आकर के ठंड से बचने के लिए वहां पे आग का प्रयोग करते हैं ताकि उनको आग जला करके अलावा जला लेते हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चालान का प्रावधान किया गया। और शायद यही वजह की दिल्ली सरकार ने पहले से ही लोगों को हीटर जो है वो बांटना शुरू कर दिया था। तो कई तरीके की सख्ती के साथ दिल्ली में स्प्रिंकल जो है उसको लगातार किया जा रहा है, जिससे दिल्ली की जो आबो हवा है या क्वालिटी इंडेक्स है उसको सामान्य किया जा सके। लेकिन अब जब मुद्दा सदन में भी जा पहुंचा है तो और भी ज्यादा सख्ती के साथ सभी नियमों को धरातल पर लागू करने की बातें की जा रही है। बिल्कुल कंचन, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल अब जाके सरकार कर रही है। बीच में भी कई बार इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। खुद मुख्यमंत्री कहती नजर आ रही हैं कि हम रणनीति बना रहे हैं, हम काम इस पर करेंगे। लेकिन पिछले साल के मुकाबले या फिर उससे पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही नजर आ रहा है। पहले कह दिया जाता था कंचन कि हरियाणा में पराली जलाई जा रही है, पंजाब में पराली जलाई जा रही है, इस वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन अब तो ये स्थिति, इसमें भी ग्राफ में कमी देखने को मिल रही है। तो क्या वजह है इस प्रदूषण के पीछे की? बिल्कुल, देखिए अगर इस बात का जिक्र किया जाए तो इस बार जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी तो उसी समय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पंजाब और हरियाणा में इस समय पराली कम जलाई जा रही, यहाँ से यानी वहां से आने वाला जो प्रदूषण है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जिक्र कर लिया जाए तो आम जनमानस को इसमें अपना सहयोग करना होगा। और विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर यह आरोप लगातार लगाती आई है कि सरकार ने विंटर एक्शन प्लान को धरातल पर लागू नहीं किया। खाली कागजों में योजना बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि विंटर एक्शन प्लान को भी लागू करना पड़ेगा, जो आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान विंटर एक्शन प्लान को लागू कर दिया जा रहा था। हालांकि सरकार का ये कहना है कि आम जनमानस सहयोग करे, सबके सहयोग के साथ ही चीजों को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन इस बार का अगर जिक्र कर लिया जाए तो विजिबिलिटी थोड़ी सी ठीक है, क्योंकि धूप निकल आ रही है और ऐसे में पॉल्यूशन का जो स्तर है वो अपने आप में
सामान्य भी होता है, कई जगहों पर बढ़ भी जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि जो लोग आग तापते हैं या फिर जो डस्ट पॉल्यूशन है या फिर अगर बात करी जाए जो वाहन पॉल्यूशन है उसको लेकर के भी चीजें, क्योंकि अब तक दिल्ली में ऑड और इवन लगा दिया जाता था, लागू कर दिया जाता था। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान यहाँ पे चलाए जाते थे, लेकिन इस बार दिल्ली में ना ही रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का अभियान चलाया गया है, ना ही ऑड इवन को यहाँ पे लागू किया गया है। तो शायद यही वजह है कि दिल्ली में अभी भी पेट्रोल और डीजल की जो वाहन है वो पूरी तरीके से चलाए जा रहे, जिसकी वजह से और इसीलिए कंचन ये बहुत जरूरी है कि रणनीति पर सही तरीके से ध्यान दिया जाए, क्योंकि ठंड बढ़ने की वजह से कोहरे की तस्वीरें और इसके साथ साथ ना केवल कोहरा है बल्कि देखा जाए तो अब पॉल्यूशन की वजह से धुंध भी है, और ऐसे में आवागमन करना काफी मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि बहुत से हाईवे ऐसे हैं, बहुत सी सड़कें ऐसे हैं जहां पर लाइटों की भी कमी देखने को मिलती है। तो ऐसे में दुर्घटनाओं को साफ तौर पर बढ़ावा देना है, उन पर साफ तौर पर कहा जाता है कि वाहनों को धीमे चलाएं और अपनी गाड़ियों में लाइटों का प्रयोग करें, जिससे किसी भी दुर्घटना से खुद को बचाया जा सके। लेकिन ऐसे में सरकार को भी कई ठोस कदम उठाने जरूरी हैं, क्योंकि ये पहली बार का ऐसा सीन नहीं है, बल्कि हर साल इसी तरीके की समस्याएं अक्टूबर से लेकर के जनवरी के महीने तक लगातार बरकरार होती है। कई तरीके के ऐसे हादसे भी कोहरे और धुंध की वजह से होते हुए दिखाई देते हैं, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो धरातल पर नियमों को लागू करना, धरातल पर अभियान को लागू करना और सबसे बड़ी बात आम जनमानस को अवेयर करना सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी बन जाती है। और जब तक आम जनमानस अपना सहयोग नहीं करेगा तब तक शायद इस तरीके के बढ़ते पॉल्यूशन से लोगों को निजात मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल, सरकार को भी इसमें एक्शन लेने की जरूरत है। आपका बहुत शुक्रिया कंचन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में बढ़ते आगे, जहां संसद हमले की आज 24वीं बरसी पर देश अपने वीर सपूतों को याद कर रहा है, जिन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए हुए आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने इस हमले में शहीद सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उनके बलिदान को याद किया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर, किरण रिजिजू समेत तमाम, राहुल गांधी भी देखिए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, प्रियंका गांधी तस्वीरों में हैं। तो हर कोई उनको श्रद्धांजलि देते वीर शहीदों को नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं संसद हमले की 24वीं बरसी मनाई गई है। पीएम मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। वहीं पर कई नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आज 24वीं बरसी जो है मनाई जा रही है। 2001 में यह हमला हुआ था, जिसके बाद आज 24वीं बरसी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद हमले में जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा, उनके बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। सीएम योगी ने पोस्ट किया है, लोकतंत्र के मंदिर भारत के संसद भवन पर आज ही के दिन वर्ष 2001 में हुआ कायराना आतंकी हमला राष्ट्र की स्वायत्तता, स्वाभिमान और लोक शक्ति पर निरंतर आघात था। इस हृदय विदारक घटना में अपने प्राणों की आहुति देकर के संसद की गरिमा और राष्ट्र की रक्षा करने वाले अमर वीरों को विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र सदैव उनका कृतज्ञ रहेगा। संसद पर आतंकी हमले की 24वीं बरसी पर सीएम के द्वारा ये पोस्ट किया गया। और चलिए यहां से सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद, क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को शुरू करने जा रहे हैं और इस क्रांतिकारी पहल के अंतर्गत 7 एरोमा वैलियों को हम विकसित करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत के साथ साथ 6 सैटेलाइट सेंटर, इनका भी आज लोकार्पण कर रहे हैं। वहीं सुगंधित तेलों को निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एमएसएस परीक्षण प्रयोगशाला का शिलान्यास भी कर रहे हैं। इसके अलावा आज हम सुगंध पौधा केंद्र और डाबर इंडिया लिमिटेड के बीच भी एक आज महत्वपूर्ण एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, आपसी समझौता हुआ है, जो तिमूर के उत्पादन, प्रसंस्करण और बाजार उपलब्धता को नई दिशा प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, इस नीति के अंतर्गत पौधशाला विकास सहयोग, खेती हेतु अनुदान, फसल कटाई
एवं प्रसंस्करण में सहायता, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, फसल बीमा, किसानों के लिए गुणवत्ता परीक्षण सेवाएं तथा पैकेजिंग और ब्रांडिंग जैसी सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए व्यापक सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही हमने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें 1 हेक्टेयर तक की भूमि पर 80% और इससे अधिक भूमि पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान करने का भी प्रावधान किया है। इसके पीछे हेतु है कि हमारे किसान इनके उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हों और हम इस नीति के प्रथम चरण में 7 एरोमा वैलियों का विकास करेंगे, जिसके बारे में भी बताया कि जहां पिथौरागढ़ में तिमूर वैली, चमोली में चमोड़ी और अल्मोड़ा में डेमस रोज वैली, उधम सिंह नगर में मिंट वैली, चंपावत और नैनीताल में सिनेमन वैली तथा हरिद्वार और पौड़ी में लेमन ग्रास एवं मिंट वैली विकसित की जाएगी। हमने इसके माध्यम से राज्य में लगभग 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की खेती को विकसित कर 90,000 से अधिक लगभग 1 लाख किसानों को, मैं कहूंगा कि 90,000 नहीं, पूरे 1 लाख किसानों को इस मिशन से, इस उत्पादन से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 10 वर्षों में सुगंधित फसलों की खेती के टर्नओवर को 100 करोड़ रुपए से, जहां 2002 के आसपास इसका टर्नओवर 1 करोड़ होता था, आज 100 करोड़ पर पहुंचा है। तो ये लगभग 10 वर्षों के बाद 1200 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में हमको सफलता मिलेगी, जिससे न केवल हमारे किसान भाइयों की आय में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हो सकेगी, बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी, एक नया मार्ग मिलेगा और किसानों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार करने की दिशा में आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके लिए अनेक नियोजन किए जा रहे हैं, अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं और अब भारत तेज गति से संकल्प से सिद्धि प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा हमारे किसानों की आय दोगुना करने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। जहां आज देश भर के 11 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आज प्रोत्साहन दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। वहीं सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में भी अभूतपूर्व वृद्धि कर किसानों की आय में निरंतर बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही फसल बीमा योजना, किसान मानधन योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद-बूंद ड्रिप इरिगेशन, बूंद-बूंद सिंचाई योजना, डिजिटल कृषि मिशन जैसी अनेक योजनाओं के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं, इस वर्ष के बजट में कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए जहां एक और किसानों को क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। वहीं प्राकृतिक खेती को और प्रोत्साहित करने के साथ साथ सिंचाई और कृषि तकनीकों के विकास पर भी विशेष रूप से फोकस किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए निरंतर संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हम जहां प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए से तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से
80% तक की सब्सिडी भी उसमें प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमने किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त करने का काम भी किया है। साथ ही हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का हमने प्रावधान किया है। उसमें भी तेजी से अब काम हो रहा है और मुझे बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि इसके अंतर्गत अभी तक राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की सहायता से करीब 350 पॉली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, हम जहां एक और किसानों को गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान कर रहे हैं, वहीं हाल में हमने गन्ना किसानों के रेट में भी 30 रुपए, गन्ने के रेट में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जो अभी तक का सबसे अधिक बढ़ोतरी है। इसके अतिरिक्त हमने उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर वर्षा आधारित खेती को सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिल रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया है। हमारी सरकार सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। हाल ही में हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, एप्पल मिशन, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है और इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। यही नहीं, हम किसानों की उपज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ग्राइंडिंग सॉर्टिंग यूनिट के निर्माण के लिए भी अनुदान प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही हम सुगंध उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ काशीपुर में 40 एकड़ में एरोमा परफ्यूमरी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए से एरोमा पार्क भी विकसित कर रहे हैं। यही नहीं, हम हाउस ऑफ हिमालय के माध्यम से सुगंध तेलों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम भी कर रहे हैं। और मैं अब जब भी कहीं भी किन्हीं भी महानुभावों से विशिष्ट अवसरों पर मिलने जाता हूं तो मैं अपने यहाँ का ही जो बना हुआ परफ्यूम है, जो हाउस ऑफ हिमालयाज के अंतर्गत इसको आजकल मार्केट में लाया जा रहा है, मैं वही भेंट करता हूं। और मैंने यह भी सभी विभागों से और राज्य के स्तर पर हमारे स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, महिला स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए, हमारे जो छोटे छोटे कारीगर हैं, उनके हस्तशिल्पी है, उनके तमाम प्रकार की कारीगरी है, तमाम प्रकार का जो उनका हुनर है, वह भी प्रोत्साहित हो, इसके लिए यह भी हम। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां संसद हमलेबाजी पर मनोज तिवारी ने कहा, शहीदों के परिवार से बात करते समय उनके दुख का एहसास होता है। आज संसद में हम शहीदों को नमन करते हुए यह शपथ लेते हैं कि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए बलिदान देने वालों के साथ अन्याय दोबारा नहीं होने देंगे। राष्ट्रपति महोदय जी आए थे, प्रधानमंत्री जी आए थे, विपक्ष के नेता भी आए थे, राहुल गांधी जी, और तमाम मंत्री, सांसद, सेना के जवान, सीआईएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान और शहीदों के परिवारों से भी हम मिले। शहीदों के परिवार से बातें करते समय उस पेन का एहसास होता है जब आतंकी हमलों में कोई अपने को खोता है। हम फिर से शपथ लेते हैं उनको नमन करते हुए, जो शहीद हुए, आज संसद में उनको हम नमन करते हुए शपथ लेते हैं कि हम पुनः ऐसा ना होने देंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। हम कभी भुला नहीं सकते और हमें याद रखना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी में नामांकन प्रक्रिया को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। कहा कि आज से नामांकन प्रारंभ होगा और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं मौर्य ने पीडीए को लेकर के विवादित टिप्पणी करते हुए कहा
कि असली पीडीए भारतीय जनता पार्टी है और फर्जी पीडीए टिक नहीं सकता। यूपी में नामांकन प्रक्रिया शुरू है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस विषय पर जानकारी दी। चुनाव की एक प्रक्रिया जो होती है उसके अंतर्गत आज नामांकन प्रारंभ होगा और नामांकन को लेकर के सारी तैयारियां हैं। और हमारे जो केंद्रीय चुनाव अधिकारी के रूप में माननीय श्री पीयूष गोयल जी और जो पर्यवेक्षक के रूप में माननीय श्री विनोद तावड़े जी आ रहे हैं। और साथ में हमारे जो प्रदेश के चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी वो हैं ही, और जो राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी हैं हमारे श्री के लक्ष्मण जी वह भी आ रहे हैं, ऐसा समाचार आया है। और आज नामांकन, कल अध्यक्ष और 2027 में 2017 से बड़ी विजय, इस दिशा में प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता तैयार। और बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम नीतीश कुमार कुछ मंत्रियों को विभाग आवंटित करेंगे। सुनील कुमार को उच्च शिक्षा विभाग आवंटित, संजय टाइगर को युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, मंत्री सुरेंद्र मेहता को डेयरी विभाग ग्रे की जिम्मेदारी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने जारी की अधिसूचना। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने अधिसूचना जारी की है। बिहार से इस वक्त की ये बड़ी खबर। सीएम नीतीश कुमार कुछ मंत्रियों को विभाग आवंटित। इधर रायपुर के एक रिजॉर्ट से बड़ा हादसा सामने आया है, जहां रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों पर अचानक फॉल्स सीलिंग गिर गया। घटना में 2 लोगों की गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस अब मामले की जांच में जुटी नजर आ रही है। और इन्हीं खबर के साथ इस पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।